Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class, which is the UGC NET Commerce Paper 2 and one special topic which is very important. Today especially we are discussing about the LLP Limited Partnerships. तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि एवरीडे की तरह आज भी मैं आपको टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि एग्जाम में 110% संभावना है कि वो आएगी और आने की संभावना है। तो आप जरूर इसको नोट्स तैयार करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। और मैं बता दूं कि एक स्पेशल टॉपिक पे मैं जो है बेसिक से बेसिक पॉइंट्स क्लियर करवाता हूं, तो आप जरूर इस टॉपिक को भी देखें। और मैंने एक नया कंटेंट आज शुरू किया है, तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो उस कंटेंट से। तो चलिए इसके साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एवरीडे 8 PM जरूर ज्वाइन करें और 11:30 AM टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है एवरीडे। चलिए इसी साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए, लाइक कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। चलिए इसी बातों के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ आप सभी से आगे बढ़ते हैं। तो बता दूं कि कल क्लास जो नहीं की है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ये मंडे टू सैटरडे क्लास कंडक्ट कराई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए आज का पहला सवाल की बात की जाए तो एक देश की करेंसी के मूल्य में गिरावट से घरेलू कीमतें क्या होती है? बढ़ती या घटती है, अपरिवर्तित रहती है तो यानी नॉट चेंजेबल, यानी अपरिवर्तित रहती है। आप देखोगे कि यदि देश की कीमत करेंसी में, इंडियन करेंसी की मूल्य में गिरावट हो रही है यानी कमी आ रही है, तो इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। बट हाँ, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ने की संभावनाएं होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत व्यवसाय आय की गणना की जाती है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद रखें। इस तरह का धारा और एक्ट को जो है जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बात करूं तो धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 29 की। तो धारा ग यानी 28 सही विकल्प है आपका, तो धारा 28 आपका सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो राजकीय लेखांकन है ना, राजकीय लेखांकन, सार्वजनिक लेखांकन अलग तरह के होते हैं। राजकीय लेखांकन आधारित है स्फीति लेखांकन पर, इकहरा यानी सिंगल सिस्टम, साख प्रणाली यानी क्रेडिट सिस्टम, दोहरा यानी डुअल अकाउंटिंग सिस्टम किस पे आधारित है? तो बता दूं कि ये एक सिंगल सिस्टम पर जो है राजकीय लेखांकन आधारित होती है, यानी कहा जाए तो एक स्टेट की एक लेखांकन होती है जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञापन एवं बीमा एजेंसी की कमीशन को आय कब माना जाता है? अनुबंध होने पर, ख सेवा प्रारंभ करने पर, ग सेवा पूर्ण होने पर, घ वर्ष के अंत पर। तो बता दूं कि ग सेवा पूर्ण होने पर जो है ये आय कमीशन जो है, एजेंसी की जो कमीशन है वो आय के रूप में माना जाता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के थ्रू जो है ये आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सार्वजनिक लेखांकन में सम्मिलित है फर्म का बजट बनाना, अंकेक्षण एवं कर नियोजन, सरकारी लेखिक रखना, विश्वास पर कार्य करना। तो बहुत ही इजी सवाल था ये। तो ख अंकेक्षण एवं कर नियोजन जो है प्लान करते हैं, जो टैक्स प्लानिंग और ऑडिट की काम जो प्लान की जाती है उसी को जो है सार्वजनिक लेखांकन के अंतर्गत आता है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो मैंने बताया था आपको सार्वजनिक लेखांकन और राजकीय लेखांकन। जब विनिमय दरें स्थिर हो और देश के भुगतान संतुलन में पूर्ण रोजगार के अवसर पर अधिक के हो तो परिणाम होगा। तो मूल स्तर में कमी आएगी, मौद्रिक आय में कमी, कीमत स्तर में वृद्धि में, मौद्रिक आय में वृद्धि में। तो आपका सही जवाब जो है का मूल स्तर में कमी में जो है इसका परिणाम होगा, मूल स्तर में कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देश में विस्तारवादी मौद्रिक नीति देश में विनिमय दर को क्या करती है? घटाती है, बढ़ाती है, अप्रभावित रखती है या उपरोक्त सभी असत्य? तो बात की जाए तो ख जो है बढ़ाती है ना। देश में जब विस्तारवादी की बात की जाए तो मौद्रिक नीति देश में क्या है, विनिमय दर को बढ़ाएगी, बिल्कुल सही है। आप देखोगे कि चाइना में जो विस्तारवादी नीति चलती है वहाँ पे तो विनिमय दर को वहाँ पे जो है बढ़ाएगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अर्धविकसित देशों के हितों का सबसे बड़ा समर्थक अर्थशास्त्री है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर याद करके जाएं। तो जे.एस. मीड, क ख जे.एम. किन्स, ग राल प्रेबिस और घ मार्शल। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है अब तक का। तो जे.एम. मीड जो है अर्धविकसित देशों के हितों का जो है सबसे बड़ा समर्थक अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। तो मार्शल सभी जो है सभी अर्थशास्त्रियों का नाम है, तो सभी फेमस अर्थशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित संस्थाएं हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, GATT, गेट, UNCTD, अंकटैड और घ इनमें से सभी। तो काफी अच्छा सवाल था ये, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जाए तो सभी इसमें जुड़े हुए हैं, यानी इनमें से सभी घ होगा। WTO भी इसमें आ सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल की ओर जानते हैं। तो निम्न में से किस संधि द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है अब तक का। कहा जाए तो क जेनेवा संधि द्वारा, घ उरुग्वे राउंड द्वारा, ग माराकेच संधि द्वारा और घ ब्राजील समझौता द्वारा। जो कैंडिडेट इसको पढ़े होंगे तो जरूर देखे होंगे कि माराकेच संधि द्वारा जो है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बता दूं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP के बारे में बात की जाए। सीमित देयता भागीदारी व्यापार संगठन का एक स्वरूप है जिसमें प्रत्येक भागीदार को देयता कानून रूप से सीमित होती है। यह एक कंपनी को सीमित देयता लाभ प्रदान करता है, साथ ही इसके सदस्यों को आपसी सहमति से के करार के आधार पर जो है अपनी आंतरिक प्रबंधन व्यवस्था को आयोजन का लचीलापन प्रदान करता है। चाहे भागीदारी फर्म में जैसा भी मामला हो, यह एक कॉर्पोरेट व्यापार माध्यम है जो पेशेवर विशेषज्ञता और उद्यमशीलता की पहल को जो है लचीले अनुभव और कुशल तरीके से संचालित करने के लिए सक्षम बनाता है। LLP तेजी से छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए व्यापार के पसंदीदा माध्यम बन रहे हैं। विशेष रूप से सेवा उद्योग और संगठन के पेशेवरों को शामिल करने के लिए इसे अपनाया जाता है। प्रत्येक LLP को प्रपत्र 11 में वार्षिकी विवरणी वित्त वर्ष के अंत तक 60 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना आवश्यक है। यह वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार को विहित शुल्क का भुगतान करने पर जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होती है। केंद्र सरकार को किसी LLP के सामने जांच के लिए निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है। तो मैंने आपको जो है विस्तार से बताने की कोशिश की और आगे मैं बताऊंगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ ये है और काफ़ी जो है ये संगठन का एक स्वरूप उसको बोल सकते हो। जिस कंपनी या मध्यम उद्योग या संस्था में LLP नहीं है तो जो है बेकार है। यदि पार्टनरशिप में हो रही है बिजनेस तो और उसमें जरूरी है कि आपको LLP का गठन करना जरूरी है। तो LLP का मुख्य विशेषता यह है कि यह एक पृथक कानूनी इकाई होती है जो अपनी परिसंपत्तियों की पूरी सीमा तक देयता रखती है। तो मैंने बताया था ना, तो भागीदारों के देयता उनके योगदान की सहमति तक सीमित होती है। यानी कभी कभी देखा जाए तो एक लीगल यूनिट होती है जो कंपनी में जो है पार्टनरशिप की लायबिलिटीज को दर्शाती है, उसकी कैलकुलेशन करती है, उसकी जवाबदेही रहती है। तो चलिए बता दूं कि किसी भागीदार पर अन्य भागीदार के स्वतंत्र या अधिकृत गतिविधियां या दुराचार की देयता नहीं होगी। इस प्रकार व्यक्तिगत तौर पर भागीदार संयुक्त देयता से परिरक्षित है, जबकि LLP में भागीदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य का नियंत्रण भागीदारों के बीच किए गए करार या LLP तथा भागीदारों के बीच किए गए करार द्वारा नियंत्रित होगा। LLP पेशेवर तकनीकी विशेषज्ञता को जागृत और अभिनव व कुशल तरीके से वित्तीय जोखिम उठाने की क्षमता को बढ़ाने या जोड़ने की पहल करती है। LLP के गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इसके लिए न्यूनतम 2 भागीदारों की जरूरत है। हालांकि भागीदारों की अधिकतम संख्या कोई सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट संस्था LLP में भागीदार हो सकती है। तो आपसी अधिकार और कर्तव्य के मामले में LLP और उसके सभी भागीदार समझौते के नियंत्रित होते हैं। यह समझौता भागीदारों के बीच LLP और भागीदारों के बीच होता है। तो मैंने बताया अनुसूची 1 के तहत जो ये अधीन होता है। चलिए मैं आपको नया कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो बैंक वायर क्या है? बैंक वायर एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली है जो प्रमुख बैंकों को ग्राहक खातों के संबंध में विभिन्न कार्यों या घटनाओं को संप्रेषित करने की अनुमति देता है। वायर एक सुरक्षित कंप्यूटरीकृत संदेश प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है जो बैंकों के बीच खाते की जानकारी, सूचना और लेनदेन अनुरोध भेजता है। दूसरी ओर बात की जाए तो MAICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन
का एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जांच की पहचान और प्रक्रिया के लिए जो किया जाता है। चेक पर MICR वर्णों का स्ट्रिंग होती है जो चेक के नीचे बाईं ओर दिखाई देती है। इसमें संख्याओं के 3 समूह होते हैं जिनमें बैंक रूटिंग नंबर, खाता संख्या, चेक नंबर शामिल है। तो मैं एवरीडे जो है आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप इसको पढ़ के कुछ जानकारी ले सकते हो। बेसिकली इसको कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये, तो मैं आपको डेली एवरीडे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। चलिए इसी के साथ क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास का तो मैं फिर मिलूंगा मंडे को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगेन। यदि बता दूं कि 8 PM जरूर ज्वाइन करें और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास है, इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं ली जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी बी हैप्पी। बता दूं कि एवरीडे 11:30 AM टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, 8 PM UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अगेन। थैंक यू।